नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। और शुरू करते हैं 3 बजे 3 खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के संबंध में आरएसएस, बीजेपी और मोदी शाह ने पिछले दिनों अहम बैठकें की हैं और इसमें आने वाले चुनाव की रणनीति पर बात हुई है। कुछ दिनों पहले ही कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की बैठक के बाद यहां कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट रीस्फिलिंग की बातें होने लगती हैं। इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचते हैं, जिसके बाद यह चर्चा चलने लगती है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब कमान केशव प्रसाद मौर्य संभाल सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष बुधवार को अपनी फीडबैक रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले गए, जिसके बाद मामला फिर से गर्मा गया कि क्या उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई बड़ा फेरबदल होता दिखाई दे सकता है। लेकिन इन सभी बातों को बीएल संतोष ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लखनऊ लौटे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन कल रविवार को सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंचे और एक बंद लिफाफा सौंपा। तो अब इस बंद लिफाफे में क्या है? क्या मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई बात है? लेकिन प्रदेश प्रभारी तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्थिति में तो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल से मिल सकते हैं, तो फिर मामले की रिपोर्ट या संगठन की किसी चर्चा की रिपोर्ट हो सकती है। खैर, राधा मोहन ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही बताया, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि जब भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी तरह के परिवर्तन से इनकार कर रही है, तो इन सभी बैठकों के मायने क्या हैं? कहा जा रहा था कि 2017 की तरह ही एक सांगठनिक तौर पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन रविवार देर रात स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। योगी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव होगा। कैसे, देखा जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेश सिंह मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यूपी में लगातार उठापटक चल रही है, सियासी गहमा गहमी का दौर चालू है, क्या सब कुछ सही नहीं है आरएसएस के बीच में, योगी के बीच में, बीजेपी के बीच में, मोदी के बीच में? नहीं खान साहब, ये तो मैं सुन रहा हूँ पहली बार आपसे जी। कि उठा पटक मचा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा तो मेरे समझ में तो बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं है और विधिवत बहुत अच्छा चल रहा है और बल्कि पूरे दुनिया में WHO सहित सराहना कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। पूरा देश सराहना कर रहा है। आज योगी जी और मोदी जी की सरकार को शायद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है और लोग अच्छा हो रहा। अभी बैठक भी हमारी चली, सारे विधायक, सारे मंत्रियों की भी बैठक हुआ, सारी समीक्षा बैठक हुई, चुनाव की भी प्लानिंग के बारे में चर्चा हुई, सरकार के संगठन और सरकार के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। सब बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा वो ठीक है। अगर विपक्ष कुछ ऐसी बातें अफवाहें बनाती है, उनका काम है। चुनाव आ रहा है, अभी बहुत सारी बातें, चर्चाएं उठती रहेंगी, लेकिन सरकार पूरी तरह से मजबूत है, वो है। लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, सरकार बढ़िया चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी के ऊपर पूरे प्रदेश का भरोसा है, सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा है और निश्चित तौर पे इस बार से अच्छी सीटें लेकर के दोबारा रिपीट होने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। उमेश सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अमाम वहीद जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उमेश सिंह जी ने सिरे से नकार दिया इस बात को कि यूपी में सब कुछ सही सलामत चल रहा है बीजेपी के बीच। आपकी क्या राय है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बात को लेकर? क्योंकि जिस तरह से नेशनल मीडिया में लगातार खबरें कवर की जाती रही हैं इस बात को लेकर कि यूपी में सब कुछ तो सही नहीं चल रहा, आपका परसेप्शन क्या है इस पर? जी सर, पूरे 4.5 साल यूपी बेहाल चल रहा है और जनता बिल्कुल त्रस्त है। चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे कोरोना से लड़ने का मामला है। ये जो सरकार है ये झूठे आंकड़े लगातार पेश कर रही है। बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री, अलग अलग मंत्री रोज बयान देते चले आ रहे हैं कि बेरोजगारी का गिराफ यूपी में कम हुआ। जबकि हमारे अध्यक्ष एक सवाल में सरकार ही के मंत्री ने जवाब दिया है कि बेरोजगारी का गिराफ बढ़ा है।
तो ये लोग बबांग दहल दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरे प्रदेश में हाहाकार है, क्योंकि 4.5 साल में भी कोरोना की आपदा से सरकार को जो लड़ना चाहिए था, सरकार ना समस्या को समाधान कर दे, बेड, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के बजाय जो लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं उसके एनएसएस हमाम वही साहब, इस बात का फैसला तो खैर मतदाता करेंगे चुनाव के दौरान, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से आला कमान, बीजेपी आला कमान और उत्तर प्रदेश जो बीजेपी है, उसके बीच में सब कुछ सही चल रहा है आपकी नजर में? सब कुछ ठीक नहीं है, जो कि पहले दिन से ये मालूम हो चुका है। इससे पहले 175 विधायक असेंबली के सामने धरने पे बैठ चुके हैं, और अभी कोरोना काल में 2 विधायक जो अपनी पत्नी को एडमिट कराने के लिए, और एक विधायक तो स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां से उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। पूरी प्रदेश में जनता के साथ साथ जो सरकार के लोग हैं, सहयोगी दल से, वो धीरे धीरे सरकार से किनारा कर चुके हैं, और विधायक में काफी रोष है, काफी गुस्सा है, और जिसका पूरा खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक तरीके से आला कमान सब कुछ डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन ये उनकी पूरी तरीके से वो कामयाब नहीं होंगे, और 2022 के चुनाव में उसको यहाँ पे सरकार गंवाने से ही भाजपा को सरकार गंवाना पड़ेगा। मेरा उमेश सिंह जी बताइए, 2022 में आप सरकार गंवा सकते हैं, ये कहना है हमाद वाहिदी साहब का, जवाब दीजिए आप। देखिए खान साहब, ये तो मुंगेरी लाल के देखना चाहिए, स्वाभाविक भी है अपना इसको देखना, क्योंकि विपक्ष से है। और कांग्रेस से तो मैं इतना कहूँगा, अच्छा होता कि एक पार्टी के थोड़ा मेहनत करते हो, पार्टी को संभालते, पार्टी में जो है विरोधाभास और टूट न रहे। नहीं तो जिस तरह से अभी बंगाल का चुनाव हुआ और वहाँ पे जो रही सही कसर थी सब साफ हो गया, और उत्तर प्रदेश में 1990 से कुछ बचा नहीं है। 4 विधायक हैं और 1 सांसद हैं, वो भी आज चुनाव हो जाएगा, वो भी 4 में से मुझे नहीं लगता कि 1 भी बचेंगे। स्थितियाँ जनता के अंदर हो गई है। रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी की बात, ये बहुत मजबूत हैं, जनता का भरोसा है। आज देखें हैं कि अभी तुरंत चुनाव होके आया है बंगाल से, जहां हम 3 सीट पे थे वहां हम 80 सीट पे पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि आज जिस तरह से आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। भाजपा में एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए पूरा एक ही सिस्टम है, और इसीलिए जनता का पहली प्राथमिकता होती है नेताओं की बाद में। इस तरह से कि आज अभी खुद ही बयान किए हैं कांग्रेस के नेता कि भाजपा के विधायक और पत्नी को एडमिट कराने के लिए इस तरह कर रहे थे। तो ये निश्चित तौर पे इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ सब नंबर वाइज, यहाँ विदाउट क्यों नहीं है कि बड़े नेता हैं तो अंदर से चले जाएं, अलग से हो जाएगा। ये सारे सिस्टम है, इससे जनता बहुत खुश है और एक बहुत चेंजिंग आया है। आज पूरे प्रदेश में बहुत सालों के बाद एक शांति का माहौल है, एक अच्छी स्थिति है, और एक प्रदेश जो है वो काफी अच्छा जो है विकास कर रहा है। किसान खुश है, आज किसानों की मदद मिल रही है, किसानों का फसल बीमा हुआ है, उनको 6000 साल का मदद मिल रही है, जो कभी नहीं किसी ने नहीं दिया। केवल लेने के सिवा किसानों से क्या ये मान लिया जाए कि 2022 में बीजेपी जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा की चुनाव लड़ेगी? देश की जनता के लिए कर रही है, उससे जनता बहुत संतुष्ट है। जी उमेश सिंह जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि तो क्या ये मान लिया जाए आपकी तरफ से, जिस तरह से सारी चीजें सामने आप रख रहे हैं, कि 2022 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसमें ये मान लिया जाए कि बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही इस चुनाव को लड़ेगी? हाँ, निश्चित तौर पे उसमें कहीं दो राय नहीं है। वो बहुत अच्छा जो है, आज माननीय योगी जी का आज स्थिति ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश, आज माननीय योगी जी का पूरे देश में अच्छा सम्मान है। और देखते होंगे कि आप लोग तो दिखाते रहते हैं चैनल पे हमेशा, आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है कि पूरे देश में इनकी मांग है। माननीय योगी जी की मांग पूरे देश के हर प्रदेशों में इनकी मांग है, और उससे जो है आप अंदाजा लगा लीजिए तो उनका कद इस समय किस स्तर पे है। तो उनके बारे में अगर गलत अंदाजा लगाया जाए, कोई अलग से अफवाहें करे या कोई बातें बनाए, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। जी। तो बहुत मजबूत है,
और बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं, उनके ऊपर वो बिल्कुल बेदाग है और एक अच्छा जो है प्रशासन शासन जो है करने के योग्य है। तो हमाद वाहिदी साहब, आपने उमेश सिंह जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2022 में यूपी में बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। तो आपका क्या मानना है, 403 विधानसभा जो सीट हैं यूपी में, कांग्रेस पार्टी कहां तक मानते हैं कि कहां तक आपकी पार्टी की पहुंच है, और 403 सीटों में से कितनी सीटों पर आपकी स्थिति मजबूत है, और कौन सी पार्टी के साथ इस बार आप समझौता करने जा रहे हैं, यानी कौन सी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्योंकि यह तो जग जाहिर है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में यूपी में फिलहाल नहीं है। हमाम वाहिदी साहब। हमाम वाहिदी साहब, आपने मेरा सवाल सुना? आपको आवाज मेरी आ रही है? मैं माफी चाहूंगा, दोबारा आपसे मैं सवाल पूछूंगा, तकनीकी खामी के चलते आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उमेश सिंह जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि यकीनन ये बात सबके सामने मौजूद है, जग जाहिर है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले खासतौर पर यूपी में मजबूत नहीं है, और ये बात भी कहने में कोई गलत नहीं होगा, कोई शक नहीं इस बात को कहने में कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी का किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, और 403 जो सीटें हैं विधानसभा की यूपी में, उन पर कितनी सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, यह कहना पाना भी बहुत जल्दबाजी मेरे ख्याल से होगी। तो आपकी नजर में कांग्रेस की पोजीशन के लगातार खराब होने के पीछे की जो वजह है, आप उसको क्या मानते हैं? जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बल्कि गांधी परिवार लंबे समय से अमेठी और रायबरेली से इलेक्शन लड़ता रहा है, बावजूद इसके भी कांग्रेस पार्टी की यूपी में वो पैठ नहीं बन पाई है जिसकी कि वो कायदे से हकदार थी। देखिए खान साहब, अगर मैं राजनीतिक भाषा न बोलूं, और निश्चित तौर पे क्योंकि मैं प्रवक्ता भाजपा का हूं, लेकिन सत्यता अगर दिल से मैं कहूं तो इस पे जो है मैं कांग्रेस के बीच में बोलने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। लेकिन सत्यता यह है खान साहब, ये बिल्कुल ये कड़वा सत्य है, जब तक जैसे कांग्रेस का स्थित नहीं है बिना किसी पार्टी का सहयोग लिए चुनाव में आने की, लेकिन वहीं पे और यही कर रही है 1990 से शुरू किया, और धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो गई, और खत्म होने का कारण भी यही था। और मैं समझता हूं कि जब तक कांग्रेस खुद हिम्मत नहीं बनाएगी, खुद हिम्मत बना के पूरे प्रदेश में अपना जो है चुनाव अकेले दम पे नहीं लड़ेगी, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। 2-4 सीटें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। हमाद वाहिदी साहब हमारे साथ दोबारा उमेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। हमाद वाहिदी साहब, मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा कि कांग्रेस की जो स्थिति है यूपी में लगातार कमजोर होती चली गई है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बावजूद इसके कि सोनिया गांधी लंबे वक्त से इलेक्शन यूपी से लड़ती रही हैं, चाहे राहुल गांधी की बात हो, अब प्रियंका गांधी जो है महासचिव हैं पार्टी की, बावजूद इसके भी वो बीजेपी के सामने खासतौर पर यूपी में कहीं नहीं नजर आती। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे सबसे बड़ी? जुबैर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी महोदय का मैं सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता महोदय जो ध्यान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, वो उनकी पार्टी ने कितने लोगों से गठबंधन करके 2017 में चुनाव लड़ा था। इसलिए वो अपनी पार्टी का जो सलाह दें, कांग्रेस की सलाह की उनको कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस बहुत सक्षम और पूरी मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी और हमेशा से लड़ती चली आई। एक बात। दूसरी बात, राजनीति हम सेवा सत्याग्रह के आधार से करते हैं। अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी को पिछले 30 साल से जनता ने सत्ता नहीं दिया है, तो हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। और सबने देखा कि 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, अभी किसानों की खुशहाली की बात कर रहे थे महोदय, पिछले 6 महीने से दिल्ली की सरहद पे किसान, उत्तर प्रदेश का किसान बैठा हुआ है। कहाँ से किसान खुशहाल? किसान की आय दुगना करने की बात कही गई थी, किसानों की कर्जा की माफी की बात कही गई थी, नौजवानों से 70 लाख यूपी सरकार ने वादा किया था कि 70 लाख प्रति वर्ष रोजगार देंगे। क्या हुआ? इनकी अनैतिक पॉलिसी, इनकी गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का गिराव बढ़ा हुआ है। हमाद वाहिदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ AN। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिनेता दिलीप कुमार के फैंस और शुभचिंतकों के लिए राहत की खबर है। दरअसल डॉक्टर्स ने बताया है कि अब उनकी हालत स्थिर है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कल सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। आज दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल पर उनके डॉक्टर के हवाले से सेहत की जानकारी दी गई है। ट्विटर पर लिखा गया है कि ये आज 11:45 का अपडेट है। दिलीप साहब वेंटिलेटर पर नहीं है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनकी हालत पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। उनके कुछ जांच रिपोर्ट्स का इंतजार हमें अभी भी है, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके अलावा उनके ट्विटर अकाउंट से एक अनुरोध भी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मीडिया के सभी लोगों से एक अहम गुजारिश ये है कि साहब के करोड़ों फैंस को आपके द्वारा अपडेट मिलती है। आपसे विनती है कि अफवाहों को रोकने में हमारी मदद कीजिए। ये प्लेटफॉर्म पर रेगुलर अपडेट पोस्ट होती रहेगी। ऐसा इस वजह से करना पड़ रहा है कि कल तबीयत बिगड़ने के बाद दिलीप कुमार के निधन की खबरें वायरल होने लगी। उसके बाद पत्नी सायरा बानो ने खुद आकर बताया कि वो ठीक हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से भी कहा गया है कि दिलीप कुमार की हालत स्थिर है और लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड खबरों पर यकीन ना करें। आपको बता दें कि रविवार को सुबह सांस लेने में दिक्कत होने पर दिलीप कुमार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए अस्पताल से जुड़े एक डॉक्टर ने बताया कि दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया है और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अफवाहें लगातार जो है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आई कि जिस तरह से कि दिलीप कुमार का निधन हो चुका है, लंबी बीमारी से वो परेशान थे, मुसीबत में थे, लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर्स की राय आई है और डॉक्टर्स ने एक तरह से साफ कर दिया है कि दिलीप कुमार की हालत पहले के मुकाबले काफी बेहतर है, तो ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी जुबैर, देखिए जिस तरह से वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, उसके बाद तमाम जो है सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हुआ। इसमें तमाम बातें जो सामने आने लगी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे यह भी कह दिया कि दिलीप कुमार अब नहीं रहे, लेकिन उसको लेकर उनकी पत्नी सायरा बानो ने साफ तौर पे लगातार बुलेटिन भी दे रही है, लगातार दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल को हैंडल करते हुए लोगों को ट्वीट भी कर रही है। चिंता का कोई विषय नहीं है, दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर है, बिल्कुल ठीक ठाक है। जिस तरह से कल शरद पवार ने भी उनसे मुलाकात की और लोगों से जो है उनके लिए दुआओं का दौर जारी करने का कहा, उसको लेकर धर्मेंद्र ने भी आज उनके फैंस से गुजारिश की है कि दिलीप कुमार की लगातार बिगड़ती तबीयत को लेकर दुआएं करनी चाहिए।
हालांकि दिलीप कुमार की तबीयत अभी स्थिर है, लेकिन जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा और डॉक्टरों का एक पैनल द्वारा लगातार दिलीप कुमार की तबीयत के बारे में बुलेटिन जारी करते हुए बताया गया कि दिलीप कुमार की तबीयत फिलहाल खराब है, लेकिन जिस तरह से बताया गया था उनके फेफड़े में पानी भरने की शिकायत थी, उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन जिस तरह से पिछले महीने भी उनको एक बार भर्ती कराया गया था, लेकिन रूटीन जांच के बाद उनको छोड़ दिया गया था, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन इस बार चूंकि शिकायत आई थी, इसको लेकर अभी भी भर्ती है। हालांकि चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत में भी सुधार की बातें कही जा रही। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में और गुरुद्वारों में लगातार उनके लिए दुआ की जा रही है, पूजा की जा रही है, इबादत की जा रही है इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द दिलीप कुमार स्वस्थ होकर घर लौटें। तो इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि उनके घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वालों की तादाद मौजूद है। क्या कुछ ऐसी खबर भी सामने आई है? देखिए, बॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर हैं, करीब 99 साल के हो चुके हैं दिलीप कुमार, जाहिर तौर पर उनके करोड़ों फैंस है। ऐसे में जब भी दिलीप कुमार या किसी अन्य ऐसे बड़ी सेलिब्रिटी की तबीयत खराब होती है या इस तरह की आशंका होती है, जाहिर तौर पर उनके फैंस में काफी दुखद बातें हो जाती है। हालांकि तमाम बार देखा गया कि खासकर मुंबई में इस तरह का दौर शुरू हो जाता है, जब कहीं न कहीं गिरजाघरों में या फिर मंदिरों में या फिर मस्जिदों में उनके लिए दुआएं की जाती है। जिस तरह से तमाम सेलिब्रिटी ने उम्मीद लगाई है और उनके फैंस से कहा है कि अब जो है, अब कहीं न कहीं दुआओं की जरूरत है, दुआ मांगिए कि दिलीप कुमार जी जल्द स्वस्थ हो जाए। जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें सत्यप्रकाश जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सत्यप्रकाश सोनी, जो मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं इस अपडेट के साथ कि दिलीप कुमार की हालत अब पहले के मुकाबले काफी स्थिर है, उनकी हालत में लगातार सुधार होता जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मायानगरी मुंबई से किसी बड़ी सेलिब्रिटी की कोई खबर आई है, कोई राय आई है, कोई इस तरह का कोई गंभीर मैसेज आया है? जिस तरह की खबरें, अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही थी कि दिलीप कुमार साहब का जो है निधन हो गया है। देखिए जुबेर जी, जिस तरह से लगातार जानकारी आ रही है कि दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, उसको लेकर तमाम सेलिब्रिटी तो दुआएं कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह से कल धर्मेंद्र ने एक ट्विटर हैंडल के जरिए एक फोटो तस्वीर वायरल की थी, जिसमें दिलीप कुमार और उनकी पत्नी शायरा बानो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। उसमें धर्मेंद्र कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तस्वीर ये बता रही है कि बिल्कुल दिलीप कुमार स्वस्थ हैं। हालांकि उनके लिए धर्मेंद्र ने जो है दुआओं का दौर शुरू करने के लिए कहा है और लोगों से उम्मीद की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिलीप कुमार के लिए दुआएं मांगे कि जिससे वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार के बीच जाएं। लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी ने आक्रोश जताया है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ये कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार नहीं रहे, वो कहीं न कहीं बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं है। लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को देने के लिए। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान ममता सरकार ने किया है। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। कोरोना संक्रमण को लेकर ये बड़ा फैसला ममता बनर्जी सरकार की तरफ से लिया गया है। कई राज्यों के बाद में ममता बनर्जी सरकार ने भी आखिरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के अलावा कई स्टेट बोर्ड्स ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था, अब उसी ट्रैक पर चलते हुए ममता बनर्जी सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमण के चलते ये मुमकिन नहीं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आयोजित करवाया जाए। लिहाजा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पश्चिम बंगाल में भी रद्द करने का फैसला ममता सरकार द्वारा लिया गया है।
तो कोरोना काल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ममता बनर्जी सरकार ने लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट कुछ हद तक कम होने की वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट मिल रही है। बाजार, मेट्रो जैसी जरूरी चीजें खुलने लगी हैं। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, ऐसे में अनलॉक की कुछ ही छूट दी गई है। अभी भी कई ऐसी चीजें या क्षेत्र मौजूद हैं जहां पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियों के हिसाब से छूट को बढ़ाया जा सकता है। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच दिल्ली में अभी भी क्या क्या बंद है, ये लिस्ट आपको हम बताते हैं। मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्तरां में बैठकर खाने पर भी पाबंदी है, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ी कोई अन्य दुकान या जगह भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। बेवजह बाहर घूमने फिरने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पार्क, गार्डन्स अभी भी बंद है, यहां घूमने फिरने पर रोक लगाई गई है। कंटेनमेंट जोन्स में किसी तरह की छूट नहीं है, यानी जहां केस ज्यादा हैं वहां लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, लेकिन वहां पर बैठकर पीने पर पाबंदी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम